3 रोल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अमित जैन। पोल खोल मीडिया से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके व्यूज हमें लाखों की संख्या में मिल रहे हैं। पोल खोल की श्रृंखला जहां पर राजनीति, व्यवसाय, आईएएस, आईपीएस इत्यादि अफसरों से हम आपकी वार्ता करवाते हैं। आज इसी इंटरव्यू श्रृंखला में हमारे साथ है खिवनसरा रियल्टर्स के सर्वे सर्वा श्री रवि खिवनसरा जी। खिवनसरा साहब, नमस्कार। नमस्कार। आपका अमूल्य ऐसा समय हमें मिला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने खिवनसरा रियल्टर्स ग्रुप में आपने जब कदम रखा, आप युवा अवस्था में थे। 1986-87 में आपने यह समूह, जो आपका पैतृक ऐसा समूह है, आपने ज्वाइन किया। आप क्या कहेंगे आपकी यात्रा के बारे में, व्यावसायिक जर्नी के बारे में? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, बिल्डरशिप इत्यादि ऐसे आपने तरह तरह के काम छत्रपति संभाजीनगर वासियों के सामने लाए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आपकी व्यावसायिक यात्रा? 1986 में मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके औरंगाबाद में कदम रखा। आने के बाद देखा कि यहाँ जो ऑलरेडी हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश था इन रियल एस्टेट, फादर का बिजनेस था सिंस 1958। ही वाज इनटू द लैंड ट्रेडिंग बिजनेस, लैंड प्लॉटिंग बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल इनकम बिजनेस। ये सारा जब ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, उस समय पे हमें लगता था कि रियल एस्टेट एज अ बिल्डर ये बहुत ही लिक्विडिटी और हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और ऐसा लगता था बहुत इजी मनी है इसके अंदर, जो कि हम लोग सुनते थे बड़े बड़े शहरों में बिल्डर्स मतलब रिच पर्सन, ये एक उसके पीछे स्टैम्प लगा हुआ रहता था। तो स्कूल कॉलेज में सुनते थे, बाद में जब व्यवसाय में आए तो ऐसा लगता था कि बहुत इजी मनी, और बिल्डर्स कहलाने में हम लोगों को फक्र होता था कि यू नो विल बी कॉल्ड एज अ रिच पर्सन, जब ऐसा क्रेज था बिल्डर्स का। एंड ग्रेजुअली फिर आफ्टर कंप्लीटिंग माय सिविल इंजीनियरिंग मैं इस क्षेत्र में कदम रखा। 1986 में मेरा पहला प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया। जी सर, उस समय की आपने बात बताई कि एक क्रेज था, एक माहौल था। आप चाहते थे कि आपका उस श्रेणी में नाम आ जाए जहां पर आप एक बिल्डर बोल के स्वतः को स्थापित कर पाए। अनेकों ऐसी चुनौतियां आपके सामने आई थी सर। एक जो आपका 36-37 इयर्स का बिल्डरशिप में, रियल्टर्स इंडस्ट्री में जो आपका सफर है रियल एस्टेट में, अनेकों ऐसी चुनौतियों का सामना आज खिवनसरा ग्रुप को करना पड़ा है। आप क्या कहेंगे इस चुनौतियों के बारे में? बेसिकली रियल इस्टेट बिजनेस जो है वो एक लोकलाइज बिजनेस है, और लोकलाइज बिजनेस होने की वजह से लोकल कानून एप्लीकेबल होता है उसमें। जैसा मराठवाड़ा रीजन वाज अंडर हैदराबाद रीजन, हैदराबाद मुक्ति संग्राम जो हम लोग मनाते हैं, जैसा मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन जो मनाते हैं, तो वी वर सेपरेटेड फ्रॉम हैदराबाद, निजाम का कालीन जो था, तो उसके लॉज भी एप्लीकेबल थे। हिंदू लॉज अलग है, मुस्लिम लॉज अलग है, देन जो कुल वाले जो कायदे थे वो अलग थे। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो रियल एस्टेट में हिडन थे। ये फ्रंट लाइन पे ज़मीन देख के तो पता नहीं चलता था कि ये किसकी ज़मीन है, बट ग्रेजुअली जब ट्रांजैक्शन होते थे, ग्रेजुअली जब पेपर वर्क सामने आता था, सर्च होता था, उस टाइम पे ये सारे चैलेंजेस आते थे। अलग अलग जाति के, अलग अलग समय के अलग अलग कायदे गवर्नमेंट ने बना के रखे हुए हैं, और ये सारे काम करते समय डिले होता है, समय के अनुसार वो अपडेट हुए नहीं रहते हैं, और इसलिए बहुत से इश्यूज और डिलेज होते हैं। तो ये हमने ग्रेजुअली देखा है, इसके अंदर ये सबसे बड़ा चैलेंज था। सर, आपने विविध कायदों के बारे में बताया। एक जो बोलता कि आपने बताया कि एक ये लोकलाइज्ड ऐसा बिजनेस है और उसको लोकलाइज अप्रोच आपका होना चाहिए। आपने हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताया है। लेकिन सर, इसी के साथ साथ जो आपने चैलेंजेस हाईलाइट किए, जहाँ डिलेज होते हैं,
मैं प्रशासनिक ढांचे के ऊपर आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा। आप एक अनुभवी व्यक्तिमत्व है, इस इंडस्ट्री के आप पायोनियर ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो सर, प्रशासनिक ढांचा, सरकारी बाबुओं की तरफ मैं आपके माध्यम से सीधा उंगली उठाना चाहूंगा। क्या कभी आपके ऐसे अनुभव आए कि आपको सरकारी बाबुओं ने, प्रशासनिक ढांचे ने रिश्वतखोरी की मांग की हो और उसमें आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच किस प्रकार से रहा सर? देखिए, रिश्वत देना, ये अगर गलत काम करके हम लोगों को अगर पैसे देना है तो उसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है, क्योंकि हम गलत काम कराएंगे तो। पर सही काम के लिए अगर पैसे देना है तो डेफिनेटली तकलीफ होती है। अब ये एक रिश्वत नाम न देते हुए उसको एक बिजनेस का एक नाम दिया गया है। सो वी मेक एन डील, वी मेक अ बिजनेस विद देम एंड वी सी कि ये जो है सारा वर्किंग स्मूथ हो और विदाउट एनी हिंड्रेंस हो। इस वजह से ये सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग के साथ में करते हैं। जी, तो सर कहीं ना कहीं आप ये भी बता रहे हैं कि आपको ऐसे अनुभव आए थे पहले, आज भी आपको ऐसे अनुभव का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप जो यंग जनरेशन है सर, मैं उनको पॉइंट करके आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। आज जो औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर की युवा पीढ़ी है, वे रियल एस्टेट बिजनेस में जाना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं, बिल्डरशिप में, कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अनेकों समस्याएं आती है। जैसी पहली समस्या अगर मैं आपको बोलूं, कंस्ट्रक्शन परमिशन लेना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज, आवाहन लगता है। तो उन लोगों को, उन यंगस्टर्स को जो कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तरफ आप बता रहे कि चैलेंजेस होते हैं, रिश्वतखोरी आपने इनकार किया भी नहीं है, एक बहुत बड़ी बात पोल खोल के माध्यम से आज आप सामने रख रहे हैं सर। कोई भी सब्जेक्ट अगर हमको लेना है तो उसके पहले हम लोगों को उसकी स्टडी करना पड़ती है। अगर हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिसको हम अपने आप को एजुकेट करते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है। बिना तैयारी के, बिना एजुकेशन के, सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अगर हम लोग कोई व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो डेफिनेटली चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे अभी कारपोरेशन में अगर हम मानते हैं कि परमिशन को देरी लगती है, तो इनफैक्ट ये इसलिए लगती है कि वन ऑफ द रीजंस इज कि हमको अपनी खुद की स्टडी नहीं होती है, बायलॉज पता नहीं होते हैं, उसके जो कारपोरेशन के जो बना के रखे हुए नियम है उसके अभ्यास किए सिवाय अगर हम लोग परमिशन दाखिल करते हैं तो डेफिनेटली उसके अगर क्वेरीज आए तो हमको रिजॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो कोई भी चीज़ पहले हम लोगों को खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें अनुभव मिलेगा और उसके बाद उसमें पैसा मिलेगा। जी जी। और इसके साथ साथ ये सब करते समय मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्टकट तो कोई है नहीं लाइफ में। केवल सरा जी कहते हैं कि शॉर्टकट लाइफ में है नहीं, आपको इस फील्ड में, इस स्ट्रीम में, रियल्टर्स में आगे बढ़ना है, कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। सर, एक 37 इयर्स की लॉन्ग जर्नी है आपकी, उतार चढ़ाव भी आपने देखे। पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि खिवनसरा बिल्डर्स, खिवनसरा ग्रुप नुकसान में है, क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नुकसान में होने की वजह ही नहीं है। ये तो पोस्ट कोविड जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व करने के इश्यूज थे, उसमें टाइम डिलेज था। और टाइम डिले ये तो कोई डायरेक्टली नुकसान नहीं माना जाता, पर नुकसान माना जाता है। बट ऐसे कोई प्रोजेक्ट लॉस में होता है ऐसा कभी होता नहीं है रियल एस्टेट में। इट इज ऑलवेज इन प्रॉफिट, खाली कम ज़्यादा होता है। ओके, तो उसको आपने किस प्रकार से मिटिगेट किया सर? किस प्रकार से आप आगे बढ़े इस? देखिए, जैसा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज है तो इसको स्प्लिट करें तो बेहतर होता है। तो जैसे हम लोगों के 9 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसमें से इनिशियल प्रायोरिटाइज किए हमने कि भाई ये 3 प्रोजेक्ट्स पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो वो 3 प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी पे लिए, उनके कमिटमेंट्स कंप्लीट किए, फिर दूसरे 3 लिए, फिर उसके बाद दूसरे 3 लिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्प्लिट करते, प्रॉब्लम स्प्लिट किए और उसको रिजॉल्व करते गए और ग्रेजुअली उसको कंप्लीट किए। ऑल द कमिटमेंट्स वेर फुलफिल्ड और थोड़ा समय लगा पर कंप्लीट किया हम लोगों ने। दोस्तों, आज पोल खोल के माध्यम से
खेवनसरा रियल्टर्स ग्रुप के सर्वे सर्वा रवि खेवनसरा जी ने ये बताया है कि हमने प्रॉब्लम्स को स्प्लिट किया है और खेवनसरा ग्रुप खेवनसरा रियल्टर्स नुकसान में नहीं है। सर कहीं ना कहीं कैश फ्लो के भी कुछ इश्यूज आपके ग्रुप के साथ पिछले दिनों आए थे? नहीं, कैश फ्लो जनरली आते नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियली 1986 में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसी समय मेरे ख्याल में आया था कि ये जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं इसमें डेफिनेटली कैश फ्लो का इशू आता है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए 4 साल के अंदर हम लोगों ने ऐसी अलग अलग बिजनेस एवेन्यूज ओपन किए जिसमें हम लोगों को कैश जनरेटिंग बिजनेस का एक हमने माध्यम ढूंढा है, जिसमें हॉल्स है, हॉस्टल्स है, होटल्स है, थिएटर्स है। ये चीज़ें सारी जो है उधारी में होती नहीं है, नगद होता है, और 100% एडवांस कैश पे ये बिजनेसेस चलते हैं। तो इस बिजनेसेस में प्रॉपर्टी भी रिटेन होती है और हमारा जो कैश फ्लो है वो भी मेंटेन होता है। तो इनिशियल 3-4 साल में ही हम समझ गए थे कि ये इशू आगे आने वाले हैं, तो इसलिए इसका जो ध्यान रखा गया है उसके बाद में फिर हमको कोई इशू कभी आया नहीं। सर खेवनसरा ग्रुप आने वाले दिनों में अन्य और बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करने की योजना भी बना रहा है। कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं? सर आपकी टियामो रेस्टोरेंट छत्रपति संभाजी नगर में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी मानी जाती है, जहां पर शायद आपकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, आपके बच्चे लोग उसमें ध्यान देते हैं, उस प्रकार से आपने वो हैंडओवर उन्हें करके रखा हुआ है। आप क्या कहेंगे? एंटरटेनमेंट में भी आपने कदम रखा हुआ है। अन्य कौन से बिजनेसेस में आप डाइवर्सिफाई करके एक्सपेंशन मोड में आने वाले समय में हम देखेंगे? बेसिकली टीएमओ रेस्टोरेंट जो है उसका ऑलरेडी और एक ब्रांच हमने खोला है टीएमओ बिस्ट्रो नाम से। उसके बाद में जब हमने देखा कि ये जो बिजनेसेस है इसमें अच्छा कैश फ्लो है और जो टेस्ट हम लोगों को देना चाहते हैं, हमारे संभाजी नगर वासियों को जो देना चाहते हैं, वो हमें लगता है कि वो हमें वो रिस्पांस जो है उसके हिसाब से बहुत अच्छा टेस्ट है, ऐसा हम अपने मानते हैं ये चीज़ को। तो ये बिजनेस हमने मल्टीपल चेन में एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप हम लोग कर रहे हैं। और एग्जिस्टिंग जो हमारे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो मेरा लड़का है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ही इज़ डूइंग द MBA, और उसका वन ऑफ द सब्जेक्ट इज डिस्टेंस मैनेजमेंट। तो डिस्टेंस मैनेजमेंट में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसको मैंने ये होटल्स और थिएटर्स हैंडओवर किए हैं टू मैनेज फ्रॉम द डिस्टेंस। आज US बैठ के, अमेरिका में बैठ के कॉलेज के साथ साथ वो आज वहाँ से यहाँ के बिजनेस मीटिंग्स, बिजनेस डिसीजंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग HR इंटरव्यू, एवरीथिंग। सो उसका जो सब्जेक्ट है वो भी एक हो रहा है, हमारा न्यू जनरेशन भी तैयार हो रहा है, फ्रेंचाइजी मॉडल भी हमारा तैयार हो रहा है। तो जैसे ही उसका एजुकेशन हो जाएगा फ्रेंचाइजी मॉडल में हम लोग जाएंगे। दिस इज़ वन रेस्टोरेंट पार्ट। उसके साथ में थिएटर्स में भी हम लोग कदम रखे हैं। 2008 में पहले 2 थिएटर्स थे, उसके बाद 4 किए, उसके बाद 8 किए, अभी और 6 का काम चल रहा है। तो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इन मराठवाड़ा, ये भी एक हमारा अपना सपना है कि इसमें हम लोग अराउंड 50 थिएटर्स का एक पूरा चेन तैयार करें। और ये थिएटर्स का भी जो मैनेजमेंट है, ये माय सन सत्यजीत इज लुकिंग आफ्टर दिस फ्रॉम डिस्टेंस, और वो मैनेज इसको कर रहा है। तो ये एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोग इसको चेन में ला रहे हैं। और नए प्रोडक्ट्स में हम लोग 5 स्टार होटल्स का टाई अप किए हैं ब्रांड के साथ में। 2 ब्रांड के साथ में हमने टाई अप किए, एक रिसोर्ट है और एक 5 स्टार बिल्डिंग होटल है स्टैंड अलोन, और एक असिस्टेड लिविंग का मेडिकल टूरिज्म के अंदर में एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग 100 रूम्स का ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। लैंड ये ऑलरेडी परचेस्ड है, प्रोजेक्ट इज अंडर प्लानिंग स्टेज एंड परमिशन स्टेज। ओके सर, आने वाले कितने समय में जो आपने मेडिकल टूरिज्म की बात की, एक हेल्थ एंड वेलनेस की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे हैं, तो आने वाले कितने समय में हम ये प्रोजेक्ट आपका अप एंड रनिंग देखेंगे? आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? यस, विद इन 3 इयर्स ये मार्केट में आ जाएगा।
ओके, या तो उसमें किस प्रकार की फैसिलिटीज होंगी, आपका विजन क्या है सर इस चीज को लेके? मेडिकल टूरिज्म में ऐसा होता है कि जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को रिलैक्सेशन के लिए जाना है, तो रिलैक्सेशन के साथ साथ उसका मेडिकल फिटनेस का ध्यान रखा जाता है, और वो सारे एज ग्रुप का लिए होता है। मान लो कि किसी के पेरेंट्स को अगर किसी सन एंड बहू को अगर मान लो छुट्टी पे जाना है, हॉलीडे पे जाना है, और पेरेंट्स का केयर टेकिंग अगर मान लो घर में देखने के लिए कोई नहीं है, सो दिस होटल कॉन्सेप्ट इज कि वहाँ पे तुम लोग जाके अपने पेरेंट्स को वहाँ पे एक अपने लिए हॉलीडे और उनके लिए भी हॉलीडे का प्रोविजन प्रबंध कर सकते हैं। ओके, और उनका पूरा केयर टेकिंग विल बी टेकन बाय द होटल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, वहाँ पे डॉक्टर्स टीम, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, और पूरा की पूरा उनका शेड्यूल जो है वो पूरा उनका ध्यान रखना, खाना पीना, एक्सरसाइज, आज फिजिकली एंड मेंटली बोथ, इस तरह का उनके लिए भी एक हॉलीडे होगा, और जो जाने वाले हैं उनके लिए भी एक हॉलीडे होगा। तो इस प्रकार का ये जो वेलनेस सेंटर है, होटल है, ये हम छत्रपति संभाजीनगर में आने वाले समय में देखेंगे। यस। सब आपने एक योजना बताई छत्रपति संभाजीनगर को लेके, इस शहर को लेके मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप ऐसे समय में बिजनेस में आपने एंटर किया था 1986, 37 इयर्स आज पूर्ण हो गए हैं। कहीं ना कहीं छत्रपति संभाजीनगर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज कहीं कमजोर नजर आती है सर, आपका ऑब्जर्वेशन, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज़ है, जिसमें बेसिक एम्यूनिटीज़ भी आए, जैसा रोड, स्ट्रीट लाइट एंड ड्रेनेज सिस्टम, वाटर पाइपलाइन, प्लस कनेक्टिविटी में फ्लाइट्स, ट्रेन्स और रोडवेज, ये सारी कनेक्टिविटीज़ को अगर हम लोग इवेल्युएट करते हैं, तो जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस तरह से इस पर ध्यान कम दिया गया है फॉर द कनेक्टिविटी। छोटे छोटे शहरों में भी ज़्यादा कनेक्टिविटी है हम लोगों के शहर से, तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हम लोग अगर इस पे ध्यान दे, नागरिक ध्यान दे, पॉलिटिकल विल हो इसके अंदर, और जो भी प्रेजेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये लोगों ने अगर एक टूरिस्ट कैपिटल ऑफ औरंगाबाद और टूरिस्ट कैपिटल ऑफ मराठवाड़ा जो है, उस पर अगर टूरिज़्म रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें, जो इश्यूज जो है, वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से आज जो फॉरेन टूरिज़्म कम आता है या लोकल टूरिज़्म कम आता है, उसका वन ऑफ द रीजंस यही है। तो हमारा उतना टर्न अराउंड कम होता है फाइनेंशियली, तो ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है इस शहर को, तो इस पे ज़रूर ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, और ये हो नहीं रहा है। जी, केवंसरा साहब ने आज एक बहुत ही बड़ी बात, बड़ा मुद्दा हमारे सभी के सामने हाईलाइट किया है। यहाँ के फ्लॉज है, छत्रपति संभाजीनगर का जिस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, उसके मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाइट कनेक्टिविटी इत्यादि जो बेसिक अमेनिटीज भी मिलनी चाहिए, वहां पर कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आती है, ऐसा ये कहते हैं। और इन्होंने दरखास्त भी कहीं ना कहीं पोल खोल के माध्यम से की है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। सर, छत्रपति संभाजीनगर वही शहर है जिसका नाम फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया इस प्रकार से आया हुआ है। आप एक अभ्यासु व्यक्तिमत्व है, स्टडी करते हैं, विविध प्रकार के विषयों को आप देखते हो, तो फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी होने के बाद भी एशिया खंड की आज बेसिक अम्यूनिटीज के लिए हम लोग तरस रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जिस समय बजाज ऑटो यहाँ पे आया था, वो उस दिन जो एक इवैल्यूएशन हुआ था, ओनली वन डे 10,000 करोड़ कंपनी यहाँ पे आई, तो 10,000 करोड़ कंपनी का डेवलपमेंट वन डे अगर एनालाइज किए थे, तो दैट वन डे इट वाज द फास्टेस्ट डेवलपमेंट इन एशिया। It was not in the year, it was not a period of many years, fastest developing city of Asia. It was only one day. तो ये एक बेनिफिट हम लोग इसका एक ले सकते थे फॉर मार्केटिंग औरंगाबाद, पर कहीं ना कहीं वो अपने ही जो
इश्यूज को लेके हम लोग उसको आगे नहीं आए, इसकी वजह से ये सारा औरंगाबाद सिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया इन स्पाइट ऑफ गेटिंग दी बिगेस्ट नेम इन एशिया। जी, तो कहीं ना कहीं सर जो उस समय के पश्चात होना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया गया है। पॉलिटिकल विल भी आपने हाईलाइट किया, आप एक बड़े ग्रुप के सर्वे सर्वा है, आपके बात को तवज्जो यहाँ पर दिया जाता है, पॉलिटिकल सर्कल्स हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आप एक बेहतरीन ऐसा धार्मिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जीतो जैसी बड़ी संस्था में आप जुड़े हुए हैं। सर बिजनेस कार्य के साथ साथ आप सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए भी वक्त निकाल ही लेते हैं, किस प्रकार आप यह वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हैं सर? यस, इसमें मैं सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, मतलब जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पास्ट अध्यक्ष था मैं, अभी राज्य उपाध्यक्ष हूँ। इसके बाद में महावीर इंटरनेशनल है, भारतीय जैन संगठन का जिला अध्यक्ष था, लायंस क्लब का अध्यक्ष था, ऐसे अलग अलग संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। और ये एक संस्थाएं जो है वो सभी के सभी एज अ एनजीओ काम नहीं करती है। कुछ संस्थाएं एनजीओ के माध्यम से काम करती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओनली सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करती है, पर जीतो जैसी संस्था है वो बिजनेस के लिए भी काम करती है, इट्स अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग जो उसमें समय देते हैं तो वो समझ के चलो कि इसमें बिजनेस के लिए भी हम समय देते हैं, ऐसा समझ के हम लोग उसमें समय देते हैं। और बाकी जो संस्था है उनके लिए जो हॉलीडेज होता है, ऑफ टाइम होता है, पोस्ट ऑफिस आवर्स होते हैं, उस आवर्स में हम लोग इसके लिए समय देते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, इसके लिए काम करते हैं, अपना मैन पावर लगाते हैं, थॉट देते हैं, ज़रूरत पड़ने पे पैसा भी लगाते हैं और काम करते हैं। जी सर, अच्छा लगा कि आप सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। आपने पॉलिटिकल विल की बात कही थी, आप हमारे राज्य के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्हें छत्रपति संभाजी नगर के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, आज का जो डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें ऑडिक सिटी, ये इंडस्ट्रियल 5 स्टार इंडस्ट्रियल DMIC कॉरिडोर जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, समृद्धि जो अभी बना है, ये तो डेफिनेटली बनाया ही है। इन लोगों ने औरंगाबाद पे इतना ज़रूर किया है कि ये 3 जो बड़े इवेंट्स हुए हैं उसके अंदर डेफिनेटली औरंगाबाद को ही एडवांटेजेस है। पर इसके साथ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डे टू डे नीड वाली चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, ये सारी चीज़ों पे अगर थोड़ा सा पैसा और ज़्यादा इन्वेस्ट करके इस शहर को, और जैसा अभी G20 के समय पे हमने देखा था कि G20 का जब समय आया था तो दी एंटायर सिटी वॉज इल्यूमिनेटेड, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एक लाइफ लग रहा था सिटी में, एक बहुत सा एक हर्षोल्लास का वातावरण था, लोग उसको एक टूरिस्ट की तरह यहाँ घूम रहे थे, लोकल लोग टूरिस्ट की तरह यहाँ घूम रहे थे, इतनी खुशी और उमंग थी जस्ट बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नीट क्लीन एंड एक इल्यूमिनेटेड था। वैसे ही थोड़ा सा अगर इस शहर पे अगर और ज़्यादा ध्यान दे और इसमें छोटी छोटी चीज़ों की व्यवस्था अगर की जाए तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ इस शहर का चेहरा बदल जाएगा। इस शहर का चेहरा बदल सकता है। कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी खीवंसरा जी ने पोल खोल के माध्यम से आज यहाँ लिया है। साहब, हम अंतिम टप्पे में आ गए हैं इस इंटरव्यू के। एक अंतिम इसमें मैं प्रश्न आपसे इतना ही पूछना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जिसे घर लेना है या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट करना है, दुकान लेनी है, वो व्यक्ति खीवंसरा रियल्टर्स को, खीवंसरा बिल्डर्स को क्यों प्रेफरेंस देना चाहिए? आप हमें क्या बताएंगे सर? बेसिकली 1958 से हम लोग इस क्षेत्र में हैं और इतना लॉन्ग हिस्ट्री शायद ही कोई औरंगाबाद में इतने लॉन्ग हिस्ट्री के साथ में आज काम कर रहा है। और इतिहास का मतलब ये है कि लॉन्ग स्टैंडिंग, और लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब है ये जो भी हम लोगों ने आज तक ट्रांजैक्शंस किए हैं, प्रोडक्ट्स दिए हैं, ट्रांसपेरेंसी से हम लोगों ने व्यवहार किए हैं, तो ये एक प्रोसेस में एक ब्रांड इमेज तैयार होता है।
और उस ब्रांड इमेज को लेके हम लोगों के पास जाते हैं और उस विश्वास से लोग हमारे पास आते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, सारे रेंज के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट फ्रॉम 10 lakhs to 1.5 करोड़ तक का सारे रेंज के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। और सारे अफोर्डेबल लेकर लग्जरियस हाई एंड लेकर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, फार्म हाउस प्रोजेक्ट, सब तरह के वेराइटी ऑफ हमारे पास में यूनिट्स है जो हम लोगों तक लेके आए हैं। और यही लॉन्ग स्टैंडिंग विश्वास है जिसके कारण लोग हमारे पे विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के साथ हम लोग उनको अपना प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। जी, आपने बताया कि विश्वास के साथ प्रोडक्ट हम डिलीवर करते हैं। सर, कौन से आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? अंतिम प्रश्न है आज इस इंटरव्यू का, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, औरंगाबाद के बीच सिटी में हम लोग एक केवसरा बाज़ार करके एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें कमर्शियल शॉप्स, शोरूम्स और फ्लैट्स रहने वाले हैं। करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है इन दी हार्ट ऑफ द सिटी। उसके बाद में सेकंड प्रोजेक्ट है केवसरा पार्क उल्का नगरी एरिया में, जहाँ पे हम लोग फ्लैट्स एंड शॉप्स लेके आ रहे हैं। और तीसरा एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है विश्रामवाड़ा, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लाइफस्टाइल और अकेलेपन का जो एहसास उनमें होता है वो दूर करने के लिए, उनको मेडिकली फिट रखने के लिए दिस सेकेंड इनिंग जिसको हम होम बोलते हैं, सेकेंड इनिंग होम, ये हम उनके लिए लेके आ रहे हैं विश्रामवाड़ा प्रोडक्ट। ये पैटर्न रोड पे हमारा जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है उसमें हम ये जल्दी ही लेके आ रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नॉट ओनली कमर्शियल बट एक सोशल एस्पेक्ट भी इसमें ध्यान दिया गया है। जी, सोशल प्लस कमर्शियल एस्पेक्ट्स को ध्यान रख के हम प्रोडक्ट्स सामने लेकर आ रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं एक संदेश पोलकोल के माध्यम से केवंसरा जी ने आज दिया है। उल्का नगरी हो, केवंसरा बाज़ार हो या सेकेंड इनिंग वाला पैठन रोड पर सेकेंड होम हो, इसमें आप ज़रूर आपकी सुविधा से ध्यान दे सकते हैं। साहब, आपका कीमती ऐसा समय आज पोलकोल मीडिया को मिला, आपके बारे में, आपके प्रयास के बारे में, केवंसरा रियल्टर्स ग्रुप के बारे में आज हमारे दर्शकों को भी अहम पहलू पता चले हैं। आपका समय मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।